में इंजेक्शन आँखों लगते के हैं? इंजेक्शन लगते हैं। कैसे लगता है आँख में इंजेक्शन? कई सारी बीमारियों का असर हमारे पर्दे पे हो सकता है। किस उम्र में बच्चों की आँखों का चेकअप कराना चाहिए? तो बच्चे होते हैं वो नहीं जान पाते हैं कि ठीक क्या है गलत क्या है। पेरेंट्स को हमेशा सावधान रहना चाहिए। पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए अपने बच्चों में कि जो ये बताए कि आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है? ये कुछ इंडिकेशंस हैं कि शायद उनकी नज़र पूरी तरह से ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने गुलाब जल को देसी आई ड्रॉप्स बनाया हुआ है। हर दूसरा मरीज मैं गुलाब जल डाल रहा हूँ। जी, गुलाब जल इज जस्ट अ ड्रॉप। लोग पानी से आँखों को बार-बार धोते हैं। वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आँखों को साफ रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम तो डायबिटीज़ की जो चेंजेस होते हैं अमूमन वो हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है। कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर। यानी कि देखना ज़रूरी है, तभी आप खूबसूरती का आनंद ले पाएंगे और इस बेहतरीन दुनिया का आनंद ले सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस खूबसूरत दुनिया के नज़ारे ले रहे हों और अचानक आपको पता लगे कि अब आप देख नहीं सकते। ये बिल्कुल संभव है, लेकिन ऐसा ना हो, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। ये कैसे होगा, इसके लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर शशांक राय गुप्ता हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली आई केयर के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, जो बात हमने कही है सुनने में ही बहुत डरावनी है। ऐसा हो सकता है कि अचानक दिखना बंद हो जाए? यस, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि आप अपनी दुनिया को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बस सडनली आपकी रोशनी चली गई, आपको देखना एकदम से ख़त्म हो गया। कुछ एक ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर ऐसा हो सकता है। उनमें से जो कॉमन है वो डायबिटिक के पेशेंट्स के अंदर, या हाइपरटेंशन पेशेंट्स के अंदर, या वैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर हेमरेज यानी कि आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, उससे हमारी रोशनी एकदम से ख़त्म हो सकती है। दूसरा होता है रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि आँख के पर्दे का अलगाव। हमारी आँख में पर्दे के अंदर छेद है, हमने कोई चेकअप नहीं कराया, सडनली वहाँ से पानी अंदर घुसता है और पर्दे को अलगाव कर देता है, पर्दे को डिटैच कर देता है। ऐसी सूरत में भी हमें एकदम से दिखना कम हो जाता है। तीसरा तो थोड़ा अनकॉमन है बट हाँ देखा जाता है, वो है CRAO, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, कि हमारी आँखों की ब्लड सप्लाई का सडनली ख़त्म हो जाना। ये किस वजह से होता है? ये भी ज़्यादातर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर होता है। कोई क्लॉट आया, कोई कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बना जिसने हमारे सर्कुलेशन को एकदम से ब्लॉक कर दिया। अगर हमारी आंखों की सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सप्लाई बंद होती है तो तुरंत ही हमें दिखना एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो आप सोचिए, भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या कितनी है? 12-13 करोड़ हैं जो डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, यानी उन्हें किसी भी क्षण डायबिटीज़ हो सकती है। हाइपरटेंशन के शिकार मरीजों की संख्या कितनी है? हाई बीपी के शिकार मरीजों की संख्या, जितने दिल के मरीज़ हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता तक नहीं उन्हें हाई बीपी है। डॉक्टर साहब, अगर हाई बीपी है किसी पेशेंट को, तो उसको क्या क्या डर है अपनी आँखों से जुड़े हुए? मैम, जितने भी पेशेंट जिनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, पहले हम बीपी की बात करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है तो वो अपनी बीमारी को सीरियसली नहीं लेता है। शुगर के पेशेंट तो फिर भी कुछ सावधान रहते हैं, बट बीपी के पेशेंट जितना हमें देखा है बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा बीपी 180 है, 100 है, उससे ज़्यादा है। वो घूमते हुए आते हैं और वो अपनी बीमारी को सीरियसली भी नहीं लेते हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दो ऐसी समस्याएं हैं जो शरीर के हर हिस्से को, हर अंग को ख़राब करती हैं, और आँखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीपी या शुगर का जो असर है वो हमारे पर्दे पे सबसे पहले आता है, हमारे आंखों के पर्दे पे। वहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस होते रहते हैं जिनसे शुरू में नज़र पे इफ़ेक्ट नहीं आता, बट जब काफ़ी लंबे समय तक या बहुत ज़्यादा बीपी रहता है तो हमारी नसों के अंदर खून की रुकावट पैदा हो जाती है। उसकी वजह से नस फट सकती है, आँख में ब्लीडिंग हो सकती है, आँख के पर्दे में सूजन आ सकती है, जिससे हमें पार्शल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस का भी खतरा होता है। हमने ऐसे देखा है, अक्सर आसपास के लोग बताते हैं, पता है मेरा बीपी 250 था जब मैं गया चेक कराने। वैसे तो ये कोई उपलब्धि वाली बात है नहीं, 80-120 के दायरे में अगर आप रहते हैं तो आप सेहतमंद हैं। लेकिन जब ये सडन अप होता है, सडन शूट कर रहा है या सडन ड्रॉप है बीपी का, तब खतरा ज़्यादा होता है। यस, हम हमेशा पेशेंट को समझाते हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को जितना हो सके मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। जब ये फ्लक्चुएशंस आती हैं तो हमारा खतरा हमेशा बढ़ जाता है। पेशेंट को कहते हैं सर 180 से कम तो मेरा जाता ही नहीं, 120 तो मेरा नॉर्मल रहता है। तो जितना हो सके हमारे ब्लड प्रेशर को 120 और 80 के करीब रखना बहुत ज़रूरी है।
हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं कि जब बीपी हमारा 200 या 140 हो तभी हमारे को खराबी आएगी। अगर हमारा बीपी बहुत ज़्यादा नहीं है बट वो कई सालों से बढ़ा हुआ है तो भी वो क्रॉनिक चेंजेस करता रहता है जो हमारी आँखों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डायबिटीज़ की आँखों से क्या दुश्मनी है? जितने लोगों को डायबिटीज़ होती है उनकी आँखें देर सवेर खराबी होती हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस पे हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं क्योंकि डायबिटीज़ एक विषय है जो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। हम ये कहाँ से निकलता है कि जब हम यंग पेशेंट्स को देखते हैं जिन्होंने कभी आंखों का चेकअप नहीं कराया और वो सडनली उनकी नज़र चली गई तो वो फिर आते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी करिए मेरी आंख बचा लीजिए। जब हम उनको इस स्थिति में देखते हैं कि हम उनको बहुत अच्छी नज़र सब कुछ करने के बाद भी नहीं देख सकते, तब एक दिल दुखता है कि समय पे चेकअप क्यों नहीं, अवेयरनेस क्यों नहीं, फिजिशियंस ने चेकअप क्यों नहीं कराया, पेशेंट को हमने अवेयर क्यों नहीं किया। तो डायबिटीज़ का जो भी पेशेंट है, जिस दिन आपको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है उसी दिन आपको आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाना चाहिए जो दवाई डाल के आपके पर्दे की जांच करते हैं और क्या स्थिति है उसके हिसाब से आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है और कब कब फॉलो अप करना है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि शुगर और बीपी का असर आंखों के पर्दे पे आता है, तो बाहर से देखने पे कभी नहीं पता चलता है कि आंख के अंदर क्या समस्याएं हो रही हैं। शुरू में जब चेंजेस आने शुरू होते हैं तो काफ़ी हद तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी नज़र पे फ़र्क नहीं आता है, बट वही समय है अगर हम उसको कैच कर लें और पेशेंट को समझाएं और उसको समझाएं कि बीपी को कंट्रोल करिए, शुगर को कंट्रोल करिए, तो हम बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ को आंखों की कौन कौन सी बीमारियां होने का ज़्यादा खतरा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन? मैम, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आँखों के पर्दे के अंदर जो चेंजेस आने शुरू होते हैं उसमें माइक्रो एनेरिज्म्स, हमारे खून की नलियाँ जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है उनका ब्लॉकेज वजह से खून के सप्लाई के अंदर कमी आ जाती है, उसको हम इस्कीमिया बोलते हैं। उसकी वजह से वहाँ खून की नई नलियाँ बनती हैं, जो नई नलियाँ बनती हैं वो ब्लीडिंग कॉज करती हैं और जो हमारे माइक्रो एनेरिज्म्स और जो कैपिलरी ब्लॉकेज हुआ है उसकी वजह से पर्दे के अंदर सूजन भी आती है। जब पर्दे में सूजन आती है तब धुंधलापन बढ़ता है, जब पर्दे के अंदर इस्कीमिया हो जाता है तो इरिवर्सिबल नज़र चली जाती है और अगर ये आगे बढ़ जाए तो ये ब्लीडिंग कॉज करता है आंखों के अंदर, जिसे हम विट्रस हेमरेज बोलते हैं, और आगे बढ़ जाए तो ये पर्दे को खींच देता है जिसे हम ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। और फिर ऐसी स्थितियाँ अगर आगे लंबे समय तक बनी रहती हैं तो फिर वो रिवर्सिबल डैमेज हमारे पर्दे को कर देती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की आंखों में लाल सी धारियाँ दिखती हैं, वो नॉर्मल है या वो कहीं ब्लड का ही इंडिकेशन है? अब पेशेंट्स को आंख के सामने से जब हम देखते हैं तो वहाँ ज़रा सी भी लाली आ जाए तो पेशेंट भागता है, डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया है, मेरी आंख में लाली आ गई है, सडनली क्या हो गया है। तो डायबिटीज़ की जो चेंजेस होते हैं अमूमन वो हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। हाँ, जो आंखों के अंदर जो वाइट एरिया, इसको स्क्लेरा बोलते हैं, इसके अंदर कभी लाल धब्बे दिखते हैं, ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के अंदर कॉमन होते हैं, बट ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का सूचक नहीं है। ये कई कारणों से बन सकते हैं और ये अमूमन खतरनाक नहीं होते। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के चेंजेस हमेशा आंखों में दवाई डालने के बाद पर्दे के जांच से ही पता चलते हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं डायलेट करके चेक करना। ओके, तो डायबिटीज़ के मरीज़ को आपने कहा कि जैसे ही डायग्नोज हुई तब तो चेक करा ही लेना चाहिए। मान लीजिए उसको लगता है सब ठीक है, उसके बाद क्या कुछ डायबिटीज़ के मरीज़ को इंडिकेशन मिलेगा कि अब मुझे फिर से आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे आज हमारी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई और हमने डायबिटीज़ के डॉक्टर को, रेटिना स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, उन्होंने चेक किया और आपके पर्दे पे सब कुछ ठीक था। तो अगर आपके पर्दे पे अभी डायबिटिक रेटिनोपैथी का कोई भी सूचक नहीं है तो हम आपको साल में सिर्फ एक बार दिखाने के लिए बोलते हैं। तो ऐसा चलता रहता है कि साल में एक बार देखते रहते हैं। कभी जब डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस आने शुरू होते हैं तो फिर हम उनका फॉलोअप कम करना शुरू कर देते हैं। ग्रेडिंग होती है, माइल्ड एनपीडीआर, मॉडरेट एनपीडीआर, सीवियर एनपीडीआर, वेरी सीवियर एनपीडीआर, फिर प्रोलिफरेटिव स्टेजेस जिसके अंदर की ब्लीडिंग का खतरा होता है। तो जैसे जैसे हमारी स्टेजेस आगे बढ़ती हैं हम पेशेंट को समझाते हैं कि अब आपको 4 महीने में दिखाना है या 3 महीने में दिखाना है या हर महीने दिखाना है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की डायबिटीज़ की स्टेजिंग क्या है। डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या है? डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली डायबिटीज़ का रेटिना पे जो असर आता है उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये हमने अपनी एक लैंग्वेज के अंदर पेशेंट को सरल भाषा में समझाने के लिए इसको आईबिटीज़ का नाम भी दिया है। आईबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ का आंखों पे असर, उसे हम आईबिटीज़ भी बोलते हैं। ओके,
डॉक्टर साहब, जैसे अगर मैं एक लेमैन के नज़रिए से पूछूं, हमें आंखों में दो चीज़ें पता है, एक वाइट हिस्सा और एक काले रंग की जो हिल रही है पुतलियाँ, तो रेटिनोपैथी जो है वो कहाँ असर डाल रही है और क्या कर रही है? जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ बाहर का हिस्सा देख रहे जी। हैं। आंख एक गेंदनुमा आकार की होती है, तो आंख इस तरह से होती है। हम जो देख रहे हैं वो काली एक पुतली, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, और सफ़ेद हिस्सा जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। जी। तो ऐसे ही ये पूरा पीछे तक होता है। और आंख के अंदर से जब हम झांकते हैं तो सबसे पीछे वाली लेयर, उसको हम रेटिना बोलते हैं। ये कैमरे की फिल्म की तरह होती है। हमारी पुतली से जो रोशनी होती है वो लेंस पे जाती है, जो पुतली के पीछे होता है, और फिर वो लेंस से फोकस होके आंख के पर्दे के ऊपर जाती है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं। तो पुतली, लेंस और रेटिना जब तीनों ठीक होंगे तभी हम अच्छे से देख पाएंगे। ओके। कोई लक्षण मिलेंगे डायबिटीज़ के मरीज को? यस। अगर डायबिटीज़ का कोई मरीज है जो रेगुलर चेकअप पे नहीं है, बट सडनली उन्हें धुंधला दिखने लग गया, या काले काले मच्छर से दिखने लग गए अपनी विजन में, या सडनली जैसे हमने डिस्कस किया कि दिखना बंद हो गया, तो उन्हें तुरंत रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जो धुंधलापन है वो हमारे पर्दे में सूजन का सूचक हो सकता है, जो काले काले धब्बे हैं वो नई ब्लीडिंग का सूचक हो सकते हैं, और सडन दिखना बंद होना वो हमारे ज़्यादा ब्लीडिंग का सूचक है, जिसे हम विट्रस हैमरेज बोलते हैं। ये जो सडन विजन लॉस हो जाता है वो उसको वापस ठीक किया जा सकता है? यस। अच्छा। विट्रस हैमरेज की सर्जरी करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। आजकल साइंस बहुत रिफाइंड है, हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत रिफाइंड है, हमारी नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। तो हम इनको पहले वेट करते थे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने देते थे कि ये अपने आप ठीक हो जाए, बट अब हमारे पास अच्छे इंजेक्शंस और अच्छे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हम वेट नहीं करते, अब हम अर्ली विट्रेक्टमी की तरफ जाते हैं। जैसे ही पेशेंट्स को प्रॉब्लम आने लगी, हम सर्जरी करके उनको ठीक कर सकते हैं। बट यस, हमें इंडिविजुअली देखना होता है कि हर पेशेंट के लिए सर्जरी ठीक नहीं है, हम किस में वेट कर सकते हैं और किस में वेट नहीं कर सकते। वो मूल्यांकन हमें करना पड़ता है, उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, और इसके हिसाब से हम पेशेंट को प्लानिंग करते हैं। जी, आपने डॉक्टर साहब इंजेक्शंस की भी बात की और सर्जरी की भी बात की। इसको समझें इससे पहले, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, क्या सभी को सूनर और लेटर आँखों की प्रॉब्लम होगी या रेटिनोपैथी होगी ही होगी? नहीं, अगर हमारा डायबिटीज़ का स्टेटस अंडर कंट्रोल है, अगर हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो 18 साल से, 20 साल से, 25 साल से डायबिटिक हैं, बट उनके पर्दे बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसको हम बोलते हैं ABCDE। A HbA1c, यानी कि एवरेज 3 महीने के शुगर के लेवल्स, उसको अगर हम अच्छे से कंट्रोल रखते हैं। B ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के पेशेंट में सूनर और लेटर BP के बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। C कोलेस्ट्रॉल, उसको अगर हम चेक में रखते हैं। D डाइट, अगर हम डाइट को अच्छे से रखते हैं। डाइट के साथ मैं जोड़ूंगा विटामिन D, वो हमारे इंडियन पॉपुलेशन के अंदर बहुत कम होता है, उसको हम कंट्रोल में रखते हैं। E एक्सरसाइज, अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी संभावनाएं हैं कि हमारे पर्दे स्वस्थ रहेंगे, हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। तो अगर हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को पर्दे पे कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये है हेल्थ की ABCDE, जिसको अगर आप ध्यान रखें तो डायबिटीज़ ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों को आप दूर कर पाएंगे। लेकिन अब अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई तो फिर इलाज क्या है? अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई तो जैसे मैंने बताया कि इसको हम स्टेजेस के अंदर बांटते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर अगर सिर्फ बैकग्राउंड चेंजेस हैं, कुछ ब्लड के धब्बे हैं, कुछ कॉटन वूल स्पॉट्स हैं या खून की कमी हो गई है, सेंटर अफेक्टेड नहीं है, तो हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ता है। और उन मरीजों में हम इन्हीं 5 पॉइंट को स्ट्रेस करते हैं कि आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। अगर वो कंट्रोल रहते हैं तो समस्याएं नहीं बढ़ती हैं। अगर हम किसी भी लेवल को अपने शुगर को कंट्रोल करना शुरू कर दें और उस समय तक हमारी समस्याएं ज़्यादा नहीं हैं, तो हम उनको वहाँ रोक सकते हैं, अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं जी। बट जैसे जैसे अगर डायबिटीज़ बढ़ती है, हम अपना कंट्रोल अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, तो वो पर्दे को और ख़राब करना शुरू करता है। जैसे हमारे खून की जो नलियाँ पर्दे पे होती हैं, उनमें से लीकेज शुरू हो जाती है। लीकेज की वजह से आंखों के पर्दे के अंदर सूजन आ जाती है। ये सबसे कॉमन है। डायबिटीज़ के पेशेंट को धुंधलापन आना, ये सबसे कॉमन है। इसको हम बोलते हैं मैकुलर एडिमा। ये किसी भी स्टेज में हो सकता है। अगर मैकुलर एडिमा हमें हो गया है और हमारे पैरामीटर्स ख़राब हैं, तो हमें 2 तरीके से काम करना है। एक तो हमें सारे पैरामीटर्स ठीक करने हैं जी। दूसरा, हमें अपने सूजन का भी इलाज करना है।
अगर हमारी सूजन को हम सही समय पे और सही तरीके से इलाज कर पाए तो हम जल्दी ही अपनी नज़र को वापस पा सकते हैं और उसको दीर्घकालीन समय तक अच्छा भी रख सकते हैं। तो यहाँ रेटिना स्पेशलिस्ट का रोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट हम देखते हैं, डॉक्टर साहब हमने 3 साल में 3 इंजेक्शन लगवाए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 साल में 3 इंजेक्शन लगवाना, मैं कई बार कहता हूँ कि आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें अपना ट्रीटमेंट हर पेशेंट को इंडिविजुअल तरीके से देखना और समझाना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी आती धीरे धीरे है और जाती भी धीरे धीरे है। तो कोई रामबाण नहीं है हमारे पास कि हमने ये कर दिया तो वो कल से ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट के साथ बैठना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, पेशेंट को समझाना, आगे कितना समय लगेगा, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। ज़्यादातर पेशेंट समझते हैं और जो समझते हैं और सही तरीके से इलाज कराते हैं वो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्या करते हैं इलाज के तौर पर, क्या विकल्प मौजूद हैं? सूजन के अंदर हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। पहले हम सिर्फ लेज़र करते थे, बट अब पिछले 20-25 साल से कुछ इंजेक्शंस हमारे पास आए हैं जिन्हें हम बोलते हैं anti-VEGF इंजेक्शंस। आँखों में इंजेक्शन लगते हैं? आँखों के इंजेक्शंस लगते हैं। 2 तरह के इंजेक्शंस, एक में से मैंने बताया एंटी-VEGF और दूसरा स्टेरॉइड्स। सीधे आँख में लगता है? यस, ये इंजेक्शन लगते हैं जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है इसके थ्रू, क्योंकि पर्दे तक कोई भी आई ड्रॉप्स नहीं पहुंच सकती और ये जो बीमारियां होती है इसका इफेक्ट पर्दे पे आता है। तो पर्दे तक दवाई पहुंचाने के लिए हमें आँख के अंदर इंजेक्शन लगा के उसके पर्दे के करीब देना पड़ता है ताकि वो अपना इफेक्ट अच्छे से दिखा सके और हमें रिलीफ मिल सके। कितनी बार ये इंजेक्शन लगते हैं? अगेन मैं कहूँगा बहुत अच्छा सवाल है जो अमूमन हर पेशेंट पूछता है कि मेरे को कितने इंजेक्शन लगेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप एक पर्टिकुलर इंजेक्शन से रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, आपका सूजन कितनी है। कुछ पेशेंट्स 1 इंजेक्शन से भी ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट के लिए 8 इंजेक्शन 10 इंजेक्शन भी कम पड़ते हैं। तो हमारा कंट्रोल अपनी बीमारी पे कितना अच्छा है, हम समय समय पर दिखा रहे हैं, समय समय पे इलाज जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे करा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम इंजेक्शंस के साथ पेशेंट की अच्छी से अच्छी विजन को बनाए रखें। बट उसके लिए ज़रूरी है कि हम समय पे दिखाने आएँ। अगर हम 6 महीने साल के बाद दिखाने जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, इंजेक्शन का इफेक्ट भी कम आता है। तो पेशेंट सही समय पे पहुंच जाए और सही तरीके से अपना इलाज करा ले तो हम बहुत कम इंजेक्शंस के साथ पेशेंट की नज़र को अच्छा रख पाने में कामयाब होते हैं। इलाज के तौर पर इंजेक्शंस एक विकल्प है, और विकल्प क्या है? इलाज के तौर पर पर्दे की सूजन का एक विकल्प है इंजेक्शन। दूसरा विकल्प थोड़ा सा कंट्रोवर्शियली बोलते हैं, बट हाँ, हम इसके अंदर सर्जरी भी कर सकते हैं। पर्दे के सूजन की सर्जरी आजकल पॉपुलर हो रही है और वो सर्जरी करने से हम कई बार ज़्यादा इंजेक्शन से बच सकते हैं। बट ये सर्जरी हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो ये किस में करनी है, कैसे करनी है, अगेन ये एक रेटिना सर्जन आपसे बात करके विश्लेषण करके आपको समझाएंगे। ज़्यादातर मैं ये सर्जरी उनमें ऑफर करता हूँ जिसके अंदर दोनों आँखों में सूजन है। दोनों आँखों में सूजन का मतलब अगर हमें दोनों आँखों में इंजेक्शन लगाने हैं तो पेशेंट को हर हफ्ते लगभग हॉस्पिटल में पहुँचना पड़ता है। वो एक पेशेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी है, उसका समय भी बर्बाद होता है। तो ये ऐसी कई सारे चीज़ें हैं जिसका हमें विश्लेषण करके पेशेंट से बात करके समझ के और समझा के कि कम से कम विजिट्स में, कम से कम खर्चे में हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे पहुंचा सकते हैं, इसको हम पेशेंट से बात करके सर्जिकल या इंजेक्शन वाले विकल्प पेशेंट को ऑफर करते हैं। आपने कहा सर्जरी को लेकर कंट्रोवर्सी भी रहती है, क्या कंट्रोवर्सी है उससे जुड़ी? सर्जरी को लेकर कंट्रोवर्सी सिर्फ आंखों के पर्दे के अंदर जो सूजन है उसको लेकर। देयर आर 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप कहता है कि हाँ सर्जरी इज सक्सेसफुल, दूसरा ग्रुप कहता है कि सर्जरी इज टू एग्रेसिव स्टेप टू बी टेकन इन केसेस जहाँ पे पर्दे में सूजन है। जी। तो मैंने जैसे बताया डॉक्टर्स के अपने एक्सपीरियंसेस प्लस पेशेंट की समस्याएं, पेशेंट का समय, पेशेंट कितनी दूर से आ रहा है, पेशेंट कितना फॉलोअप कर सकता है, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम इनका डिसीजन लेते हैं। पर डायबिटिक रेटिनोपैथी का जैसे क्लिनिकल मैनेजमेंट एक चीज़ आपने कही, दूसरा इंजेक्शंस हैं, फिर सर्जरी है, इलाज संभव है? यस, पेशेंट को समझना है कि अगर हम सही समय पर पहुंच जाते हैं तो इलाज ही नहीं संभव है, बहुत अच्छा इलाज संभव है। अब हम कितने पेशेंट्स के अंदर जिनको जो समझ जाते हैं, जो जल्दी सर्जरी कराते हैं, हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। पेशेंट्स को बार बार रेटिनोपैथी की वजह से दिखाने भी नहीं आना पड़ता है। हम 6-6 महीने, साल के बाद पेशेंट को देखते हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो समझते हैं और सही इलाज करा पाते हैं। तो ये जो इंजेक्शन लगते हैं डॉक्टर साहब, इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? कैसे लगता है आँख में इंजेक्शन? ये भी बहुत अच्छा सवाल है जो अमूमन सारे पेशेंट पूछते हैं। जो पहली बार लगाता है वो बहुत डरता भी है। सोच के डर लग रहा है आँख में इंजेक्शन लग रहा है। आँख में इंजेक्शन लगना है, आदमी सोचता है इसीलिए डर लगता है।
जैसे हम हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं जी। तो उसमें दर्द होता है ज़रा सा, आँख में इतना दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि आँख के अंदर हम एक ड्रॉप डालते हैं सुन करने की, उसके बाद इंजेक्शन लगाते हैं। तो पेशेंट को जनरली कुछ भी महसूस नहीं होता है। बट ये इंजेक्शंस हम ओपीडी के अंदर नहीं लगाते हैं, ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगते हैं। तो वो एक पूरा प्रोसेस है कि हर बार हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाना, इंजेक्शन लगाना और फिर पेशेंट को उसके बाद दवाइयाँ डालना। जी। तो इंजेक्शन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड इट हैज़ ए वेरी गुड रिजल्ट्स। अगर हम बाद में सावधानी, कोई मेजर प्रिकॉशन नहीं होती। हम बोलते हैं पहले दिन सिर्फ आपको आँख नहीं मसलनी है और पानी नहीं डालना है, दूसरे दिन से अब यू आर एज नॉर्मल एज यू वांट। मेरे कई पेशेंट तो शाम को अपने ऑफिस भी चले जाते हैं इंजेक्शन लगवाने के बाद, तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं रहता। ओके। रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम डायबिटीज़ के अलावा दूसरे मरीजों में भी हो सकती है? रेटिनोपैथी एक ब्रॉड टर्म है। रेटिनोपैथी मींस किसी भी समस्या की वजह से रेटिना पे असर आना। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज की वजह से आना, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ब्लड प्रेशर की वजह से आना। तो ऐसी हर बीमारी का असर, कई सारी बीमारियों का असर हमारे पर्दे पे हो सकता है। तो अगर किसी बीमारी की वजह से हमारे पर्दे पे असर आ रहा है तो उसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर नसें ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लीडिंग हो जाती हैं, उसमें भी सूजन आती है, उसमें भी इंजेक्शंस लगते हैं। तो ऐसे कई सारे ऐसे बीमारियां हैं जिनका असर आता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम आरओपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जो बच्चे समय से पहले पैदा हो गए हैं, उनको ऑक्सीजन दी, उनके अंदर कई बार पर्दे की खून की नलियां अच्छे से नहीं बन पाती हैं, तो उनके अंदर भी इंजेक्शंस लगते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इट इज़ दैट सेफ एंड दैट इजी दैट वी कैन बी गिवन इवन इन अ न्यू बॉर्न। डॉक्टर साहब, न्यूबॉर्न्स की बात आई गई है, तो किस उम्र में बच्चों की आंखों का चेकअप कराना चाहिए? नॉर्मल केस के अंदर जो बच्चे होते हैं वो नहीं जान पाते हैं कि ठीक क्या है गलत क्या है, उनको कितना अच्छा दिख रहा है कितना गलत दिख रहा है। तो एक स्टैंडर्ड सेट प्रोटोकॉल्स है। अगर एक बच्चा सही समय पे पैदा हुआ है, उसके माइलस्टोन्स ठीक चल रहे हैं, तो पहला चेकअप जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब होना चाहिए। और उसके बाद हर साल कम से कम जब तक वो 7-8 साल का नहीं हो जाता तब तक होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम समय पे बच्चे को नहीं चेक करते और उसके अंदर चश्मे के नंबर की ज़रूरत है, तो वो जो फोकस होना चाहिए इमेजेस का वो रेटिना पे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से परमानेंट नज़र कम रहती है। इसको हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। अच्छा। एम्ब्लायोपिया को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की स्टार्ट हुए थे कि हम स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को स्क्रीन करते हैं, उनकी विजन चेक करते हैं, और जिनकी नज़र कम आती है उनको हम हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं कि आप जाइए, चश्मा बनवाइए और पहनिए। अगर हम सही समय पे इनको डायग्नोस करके चश्मा दे दें तो बच्चों को एम्ब्लायोपिया से बचाया जा सकता है। यानी 4 से 8 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन पर खास ध्यान होना चाहिए। खास ध्यान होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 बार 1.5-2 साल के गैप पे वो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इससे हम बच्चों को नज़र को सुरक्षित रख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं 9 साल के, 10 साल के, 3 लाइन कम पढ़ पा रहे हैं, नज़र 30% कम है, 40% कम है। तो एक दुखद विषय है। और ये क्यों है? सिर्फ जानकारी का अभाव। पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए अपने बच्चों में कि जो ये बताया कि आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है? पेरेंट्स को हमेशा सावधान रहना चाहिए। बच्चे अगर ऐसे आंख बंद करके टीवी देखते हैं, लेट के टीवी देखते हैं, पास जाके टीवी देखते हैं, काम करने में दिक्कत आती है, स्कूल से शिकायत आ रही है, अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पा रहे, क्लास वर्क पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं कि शायद उनकी नज़र पूरी तरह से ठीक नहीं है। वैसे तो हर बच्चे को दिखाना चाहिए, बट अगर ये सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आपको जाके अपने बच्चों की आंखों का चेकअप कराना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि कि आंखों की रोशनी में कुछ कमी हो सकती है। एक बार चश्मे का नंबर आ गया तो बहुत सारे बच्चे और उनके माँ बाप सोचते हैं अभी नहीं लगवाते, अभी लगवाएंगे तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, तो क्या करना चाहिए? ये एक और मिथ है जी। ये बिल्कुल उल्टा है। अगर आपके बच्चे को चश्मे का नंबर है और आप नहीं पहना रहे हैं तो वो नंबर और जल्दी जल्दी बढ़ेगा। पहनाएंगे तब भी बढ़ेगा? पहनाएंगे तब भी बढ़ेगा, बट उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जिस स्पीड से अगर आप नहीं पहनाएंगे तो बढ़ेगा। नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक प्लस का नंबर होता है, एक माइनस का नंबर होता है। बच्चों में अमूमन प्लस का नंबर होता है, वो धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो खत्म हो जाता है। माइनस का नंबर आने के बाद वो नंबर बढ़ता है, इसको हम मायोपिया बोलते हैं। आजकल इसका एपिडेमिक आया हुआ है, मायोपिया एपिडेमिक इसको बोलते हैं हम। क्यों हो रहा है ज़्यादा? क्योंकि बच्चे आजकल स्क्रीन्स पे ज़्यादा हैं, आजकल बुक्स में ज़्यादा हैं, बाहर जाके नहीं खेलते हैं, अंधेरे में रहते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम इनको उल्टा कर दें, इनको ट्रीट कर लें, बच्चे को स्क्रीन से दूर रख लें, हम पढ़ाई कम करें, खेलें ज़्यादा, बाहर ज़्यादा रहें, चेकअप नॉर्मली कराएं,
तो हम नंबर के स्पीड को, बढ़ने की स्पीड को कम कर सकते हैं, नंबर आने को कम कर सकते हैं। यानी बच्चे को मायोपिया से बचा भी सकते हैं। बच्चे को मायोपिया से बचा सकते हैं। आजकल कितने बच्चे हैं, आते हैं 2 साल में 3 नंबर बढ़ गया है, 2.5 नंबर बढ़ गया है। ख़ास तौर पे ये कोविड के बाद और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि बच्चों को स्क्रीन्स पे रहने की आदत ज़्यादा पड़ गई। हम हर बार समझाते हैं कि आप वो करिए जो आपके पेरेंट्स करते थे। पेरेंट्स कहते हैं ये फ़ोन नहीं छोड़ते। पेरेंट्स फ़ोन तो पेरेंट्स ही देते हैं। पेरेंट्स के ज़माने में फ़ोन था नहीं ना, अब तो है। लेकिन अब पेरेंट्स ही फ़ोन देते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो फ़ोन देते हैं, बच्चे बात नहीं मान रहा है तो फ़ोन देते हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चे को समय दें। अगर हम समय देंगे, बच्चे को बाहर लेके जाएंगे, बच्चे को घुमाएंगे, बच्चे के साथ समय देंगे, तो वो शायद स्क्रीन से दूर रह पाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर। जी, बच्चे हों या बड़े, डॉक्टर साहब एक और आदत है, लोग रात में जब लाइट्स ऑफ हैं उस समय भी फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इशू। यस, स्क्रीन देखना खुद से ही एक चीज़ अच्छी नहीं है हमारी आंखों के लिए। उसके बाद आप अगर अंधेरे में देख रहे हैं तो आप और ज़्यादा स्ट्रेन अपनी आंख पर डाल रहे हैं। इससे नंबर बढ़ने के अलावा हमारी आंखों में ड्राइनेस हो सकती है और आंखों में स्ट्रेन बढ़ सकता है। आजकल जॉब्स की वजह से, आदत की वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। उसके बाद पेशेंट्स, अब मेरा क्लिनिक पटेल नगर में है, वहाँ पे IAS के बच्चे बहुत सारे, राजेंद्र प्लेस। मैं रोज़ देखता हूँ 4-5 लोग, डॉक्टर साहब पढ़ा नहीं जा रहा, स्ट्रेन आ गया, कल मेरा एग्ज़ाम है, किसी तरह ठीक कर दीजिए। तो नज़दीक का काम, पढ़ाई ज़्यादा करना, उस पर भी स्क्रीन टाइम, अंधेरे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आंखों पे बहुत स्ट्रेन डालती हैं। तो अगर हमें स्क्रीन टाइम मजबूरी है, हमारे को जॉब ऐसी है कि हमें स्क्रीन पे बैठना है, तो उसके भी कुछ तरीके हैं कि हम उसको कैसे हैंडल करें जिससे हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख पाएँ। उनमें से एक ज़रूरी है 20-20-20 जी। इसको हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर देखिए, अपनी नज़र स्क्रीन से हटाइए और दूर देखिए। इससे हमारी आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, अगर हमारे को ड्राइनेस होने लगी है, जब हम स्क्रीन पे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखों का ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, तो आंखें एक्सपोज रहती हैं, ड्राइनेस हो जाती है जी। तो अगर हम फील कर रहे हैं कि आंखों में रेडनेस है, ग्रिटीनेस है, शाम तक थकान हो जाती है, तो हमें आई ड्रॉप्स यूज़ करनी चाहिए, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालनी चाहिए। कितनी बार यूज़ करनी चाहिए? हम इसको बोलते हैं SOS, कि कम से कम जब भी आप थकान महसूस कर रहे हैं, 1.5 घंटे बाद कर रहा है, कोई 1 घंटे बाद कर रहा है, कोई 3 घंटे के बाद कर रहा है, तो जब भी आपको थकान महसूस हो रही है, एक तो आप ब्रेक लीजिए, दूसरा आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिए। ड्राई आइज की प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है मोबाइल के इस्तेमाल से? मोबाइल के इस्तेमाल से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, ये सारे कारण हैं कि ड्राई आइज बढ़ रही है। उसी को लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हेल्प करती है। ओके डॉक्टर साहब, अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि मोबाइल कितनी देर देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं? मोबाइल का यूसेज जो है जितना हो सके कम, छोटी उम्र में कम रखना चाहिए। 10 से 15 साल के बच्चों को आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 30 से 40 मिनट मैक्सिमम स्क्रीन टाइम, इसमें टीवी का टाइम इंक्लूडेड है। उससे तो कम बच्चों को तो 15-20 मिनट, ये तो मिनिमम भी नहीं है। मिनिमम भी नहीं है। पेशेंट मेरी तरफ देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? बच्चा भी देखता होगा कि बाहर बताऊंगा कैसे देखते हैं। तो ये इतना ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम है कि हम उसको कितना भी अवॉइड कर ले, हम 2-3 घंटे से कम हम खुद भी नहीं देखते हैं। तो हमें स्क्रीन को अवॉइड करना चाहिए। अगर पढ़ना है तो हम बुक से पढ़ें जी, दैट इज़ लेस डेंजरस, वो हमारी स्ट्रेन को कम करता है बहुत। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अंधेरे को अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने ड्राइनेस पे, स्ट्रेन पे काबू कर पाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है, अगर वो ज़्यादा बड़ी है तो वो कम नुकसान करेगी? यस, जितना स्क्रीन आपकी बड़ी होती चली जाती है, तो मैं बोलता हूँ कि मोबाइल से अच्छा है आपका टैबलेट से अच्छा है लैपटॉप से अच्छा है बड़ी स्क्रीन। अगर बच्चे को करना ही है तो वो स्क्रीन पे करें रादर देन मोबाइल पे करें, तो उससे भी हमारा स्ट्रेन कम होता है। टीवी पे लेक्चर्स ले लें, हम बड़ी स्क्रीन पे लेक्चर ले लें, उससे हमारा स्ट्रेन डेफिनेटली कम रहता है। क्या डिस्टेंस भी ध्यान रखना चाहिए मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए या किसी भी स्क्रीन को यूज़ करते हुए? डिस्टेंस डेफिनेटली, अगर आप कोई नज़दीक का काम कर रहे हैं तो 25 से 40 सेंटीमीटर की गैप पे करते हैं। जो स्क्रीन होती है वो थोड़ी और दूर होती है और टीवी और दूर होता है। इसलिए हम जितना दूर से चीज़ों को देखेंगे, जितना नज़दीक के देखने को अवॉइड करेंगे, उतना नंबर कम बढ़ेगा बच्चों की एज में और उतना ही स्ट्रेन कम पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कोई नज़दीक की चीज़ देखते हैं, खासतौर पर 40 की उम्र तक, तो हमारी आँखों की मसल्स यूज़ होती है। तो अगर हम लगातार नज़दीक का देख रहे हैं तो आंखों की मसल्स पे स्ट्रेन पड़ रहा है जी। अगर हम दूर देखते हैं या आंखें बंद रखते हैं तो हमारी आंखों की मसल्स रिलैक्स होती है। तो कोई चीज़ अगर दूर से देख रहे हैं तो हमारी आंखों की मांसपेशियों पे कम दबाव डाल रही है,
अगर कोई चीज़ हम नज़दीक से देख रहे हैं तो वो ज़्यादा दबाव डाल रही है। तो सिंपल अगर हम दूर से देखेंगे, बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो वो कम जोर डालेगी, इतना पास से देखेंगे और छोटी स्क्रीन पे देखेंगे वो उतना ज़्यादा दबाव डालेगा। पता तो बड़ों को भी है और बच्चों को भी है कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन नुकसान करती है, कम देखनी चाहिए। कम का क्राइटेरिया डॉक्टर साहब ने कहा 15 से 20 मिनट भी काफ़ी है, लेकिन वो आपसे होगा नहीं, इसलिए दूर से देखिए, बड़ी स्क्रीन्स का इस्तेमाल कीजिए और बच्चों की पहुंच से मोबाइल को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए। डॉक्टर साहब, आँखों की सेहत के लिए या आई हाइजीन जिसको हम कहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो लोग पानी से आँखों को बार बार धोते हैं, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम हमेशा कहते हैं कि पानी की छींटें खुली आंखों में नहीं मारनी चाहिए, बट कुछ हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर ये बात आप किसी को भी बोलते हैं, खासतौर पर बड़े बुजुर्ग को, वो कहते हैं मैं तो बचपन से ऐसा करता आ रहा हूँ, तो देखिए मेरी आंखें बिल्कुल बढ़िया हैं, मेरे को ना मोतिया बना, ना मुझे शुगर हुई, ना कुछ हुआ। बट ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारी टीयर फिल्म को तोड़ती है। अगर हम छींटे मारेंगे तो जो हमारी आंखों के अंदर टीयर फिल्म है उसको डिस्टर्ब करती है, खास तौर पे उनके लिए जिनको ऑलरेडी ड्राइनेस है, ये उनके लिए ठीक नहीं है। फिर पानी की क्वालिटी का हमें नहीं पता रहता है। अगर आपको आंखों पे छींटे मारने भी हैं तो आप आंखें बंद करके मार सकते हैं, खुली आंखों पे छींटे मारने को हम अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों ने गुलाब जल को देसी आई ड्रॉप्स बनाया हुआ है। अब मैंने इस पे चर्चा करना बंद कर दिया क्योंकि हर दूसरा मरीज मैं गुलाब जल डाल रहा हूँ जी। गुलाब जल इज जस्ट अ ड्रॉप, ठीक है, उसके अंदर कोई साइंस नहीं है। वो एक, मैं कह सकता हूँ कि एक सस्ता लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है। उसके अंदर गुलाब है, उसके गुलाब भी नहीं वो है। एक प्रथा है कि वो हमारे मोतिया को बनने से रोकेगा। मोतिया जबकि एक एजिंग फिनोमिना है, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, स्किन में झुर्रियां पड़ती हैं, हमारा लेंस सफेद होगा ही होगा। सभी का होगा? सभी का होगा, किसी का जल्दी होगा, किसी का लेट होगा। जो ज्यादा हेल्दी है उनका शायद लेट हो, जो ज्यादा हेल्दी नहीं है उनका शायद जल्दी। सिनेरिया ड्रॉप ऐसी आती हैं जो मोतिया को बनने से रोक सकती हैं। मैं कहा अगर ऐसा होता तो हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता, किसी को भी, या डॉक्टर्स को, किसी को भी मोतिया नहीं बनता, जबकि ऐसा नहीं है। मोतिया एक एजिंग फिनोमिना है जो सबको होगा देर या सवेर। काजल लगाना चाहिए आंखों में कि नहीं? अगेन ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी रीतियों से जुड़ी हुई हैं। हम तो कहते हैं हमें आंखों के अंदर कोई भी केमिकल नहीं डालना चाहिए। इवन जो पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दीजिए, मैं पूछता हूँ क्यों लिख दीजिए? बस ऐसे ही लिख दीजिए ऐसे ही लिख दीजिए कि कुछ डाल ले आंख में। अच्छा। तो मैं उस ग्रुप का हूँ जो बिलीव करता है कि हमें कोई भी, हर चीज़ में केमिकल है अगर हम डालेंगे प्रिजर्वेटिव्स हैं ड्रॉप्स के अंदर, तो अननेसेसरी कोई भी चीज़ हमें अपनी आंखों में नहीं डालनी चाहिए। कभी कभी हमें काजल लगाना है, दैट इज़ ओके, बट फिर वापस आके हमें अपनी आंखों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। इसके अंदर चारकोल होता है, फिर वो धीरे धीरे पिगमेंटेशन शुरू कर देता है आंखों के अंदर, कॉन्जक्टिवा के अंदर पिगमेंटेशन होती है। वंस इन ए वाइल यूज़ करना है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट कोई भी चीज़ अननेसेसरी लॉन्ग टर्म मैं उसके खिलाफ। तो ड्राई आइज़ के लिए तो आपने कहा कि लुब्रिकेटिंग जो आई ड्रॉप्स हैं उनको यूज़ कीजिए, उसके अलावा आंखों को साफ स्वच्छ रखने के लिए कुछ करना चाहिए? आंखों को साफ रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर अपने आप एक नेचुरल मैकेनिज्म बना हुआ है। हमारी आंखों के अंदर जो आंसू आते हैं वो अपने आप हमारी आंखों को क्लीन करते हैं। हाँ, अगर हमें तो रोज रोना चाहिए क्या? नहीं, रोना नहीं चाहिए। आंसू बनते हैं हमारी आंखों के अंदर, एक नल है, एक नाली है जी। नल से हमारे आंसू बनते हैं और नाली से आंसू बाहर आते हैं। यही हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है, यही टीयर फिल्म है जो हमारी, आप पलक झपकते हैं तो वो टीयर फिल्म फॉर्म हो जाती है, जब पलक उठाते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये पलक का झपकना आंसू की परत को हमारी आंख में बनाता है, बेसिकली लुब्रिकेशन करता रहता है। तो एक नेचुरल मैकेनिज्म दिया हुआ है भगवान ने हमारे को। यहाँ ग्लैंड्स होती हैं, इसको लैक्राइवल ग्लैंड्स जो बोलते हैं, वो आंसू बनाती हैं और आंख के कोने पे जो छेद होते हैं जिससे वो वापस बाहर आता रहता है। अब डॉक्टर साहब एक और फिर लेमैन सवाल आया कि ज़्यादा रोएंगे तो आंखें ज़्यादा साफ हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रोने से आंखें साफ हो जाएंगी। आंखें साफ होने का हमारे पास एक, मैंने बताया, नेचुरल मैकेनिज्म है जो हमारे को चाहिए, उसी अनुपात में वो आंसू हमारे आंख में बनते हैं। जब वो नहीं बनते हैं तब फिर हमें ड्राइनेस फील होती है, जिसका फिर हमें इलाज करना पड़ता है। ओके, जोक्स अपार्ट, शरीर के हर हिस्से का एक मैकेनिज्म होता है, वो सेल्फ क्लीनिंग और सेल्फ हीलिंग करता है। आँखों का भी एक मैकेनिज्म होता है। आप नज़र के साथ साथ नज़रिया भी अच्छा रखेंगे तो ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे, लंबे समय तक अपनी आँखों को भी सेहतमंद रख पाएंगे। चलते चलते डॉक्टर साहब, आँखों के लिए कोई डाइट भी होती है तो वो भी बता दीजिए। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हर पेरेंट या पूछते खास तौर पर बच्चों को क्या खिलाएं। तो मैं कहता हूँ कम से कम गाजर रोज ना खिलाएं। तो गाजर खाने से तो डॉक्टर साहब आँखें
तो कहते हैं गाजर खरगोश जैसी हो जाती है। गाजर कोई रामबाण नहीं है कि अपने गाजर खा ली तो हमारी रोशनी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है। जी। बैलेंस डाइट जो हमारे शरीर के हर हिस्से को सूट करती है, ऐसे हमारी आंखों को भी सूट करती है। तो बैलेंस डाइट के अंदर डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट वाइटामिन, प्रोटीन्स हमें सही मात्रा में लेने हैं। टैबलेट्स, गमीज, मैं इनके फेवर में नहीं रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप नेचुरल सोर्सेज से अपना पोषण लीजिए। उसके अंदर एक सिंपल सा फैक्ट है कि आपके थाली के अंदर डिफरेंट कलर्स होने चाहिए। डिफरेंट कलर्स विल गिव यू डिफरेंट वाइटामिन एंड डिफरेंट मिनरल्स। आप एक ही फल को दिन में 3 बार नहीं खाइए, आप 3 अलग अलग फल खाइए, आप अलग अलग सब्जियां खाइए। उससे जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको सब मिल जाएंगे। बच्चों को जंक खाने की आदत है, जंक दीजिए, बट उनको बोलिए पहले आप अपने मील्स पूरे कीजिए। आप जंक उनको सिर्फ एक अपीजमेंट की तरह दीजिए कि आप अपना डाइट अच्छे से लेंगे, तब आपको हम थोड़ा सा जंक भी दे देंगे। तो अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान रखें, अपने आलमंड्स, हम अपने अखरोट, हम अपने मल्टीपल सीड्स जो आते हैं उनको रखें डाइट के अंदर, फल फ्रूट अच्छे से खाएं, तो हमें सारा पोषण आंखों में मिल जाता है। यानी कि सेहतमंद खाना जो शरीर के बाकी हिस्सों को चाहिए वही आंखों को भी चाहिए। आंखों ने अतिरिक्त गाजर की डिमांड बिल्कुल नहीं की है, ये डॉक्टर साहब ने साफ कर दिया है। आप सेहतमंद रहिए और खूबसूरत दुनिया को खूबसूरती से देखते रहिए। उसके लिए अपनी आंखों का ख्याल रखने के जितने टिप्स संभव थे हमने आपको दिए हैं। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनकी जो जवाब हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।